वेलकम टू बॉटनी नॉलेज एंड अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे 10th क्लास बायोलॉजी के चैप्टर 10th जिसका नाम है गैसेस एक्सचेंज। उसके टॉपिक गैसेस एक्सचेंज इन एनिमल्स की, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज़ एयर पासेजवे। स्टूडेंट्स, एयर पासेजवे से मुराद वो रास्ता है जिससे होते हुए हवा हमारे एटमॉस्फेयर से हमारे लंग्स में जाती है और लंग्स में पहुंचने के बाद गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है और वेस्ट गैसेस जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड वापस लंग्स से दोबारा एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर दी जाती है। स्टूडेंट्स, इसी सिस्टम को रिस्पिरेटरी ट्रैक या एयरवे भी बोला जाता है और इसका प्राइमरी फंक्शन कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज है, जो कि ब्रीथिंग के लिए भी ज़रूरी है और इसके साथ साथ हमारी ज़िंदगी को सस्टेन करने के लिए भी ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं डिवीज़न ऑफ एयर पासेजवे की। एयर पासेजवे को बेसिकली दो सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है। पहले का नाम है अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक और दूसरे को लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक कहा जाता है। अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर हम नेज़ल कैविटी और फेरिंग्स की स्टडी करते हैं, जबकि नेज़ल कैविटी वो कैविटी है जो नोज़ के अंदर इनक्लोज होती है। नेज़ल कैविटी बाहर की तरफ दो ओपनिंग के ज़रिए से खुलती है। उन ओपनिंग्स को हम नॉस्ट्रल्स का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स, नेज़ल कैविटी सेंटर से दो पोर्शंस में डिवाइड होती है, एक कॉमन वाल के ज़रिए, और नेज़ल कैविटी की वॉल्स के गिर्द म्यूकस और हेयर्स मौजूद होते हैं। इनकी डिटेल हम आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं नेज़ल कैविटी के फंक्शंस की। नेज़ल कैविटी का पहला फंक्शन एयर फिल्ट्रेशन है, मतलब कि हवा के अंदर मौजूद जितने भी पार्टिकल्स होंगे, जिसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं, पोलन्स हो सकती हैं या कोई पैथोजेंस हो सकते हैं, उनको रिमूव करना। नेज़ल कैविटी के अंदर फाइन हेयर्स और उसके साथ साथ म्यूकस मौजूद होता है, जिसका काम एयर फिल्ट्रेशन है। इसके बाद नेज़ल कैविटी का दूसरा फंक्शन ह्यूमिडिफिकेशन है, मतलब कि जो भी हवा हमारी नेज़ल कैविटी के अंदर एंटर हो रही है, नेज़ल कैविटी उसको वार्म करती है, गर्म करती है और इसके साथ साथ उसके अंदर मॉइस्चर ऐड करती है ताकि इसका टेम्परेचर हमारे लंग्स के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हो जाए। नेज़ल कैविटी का तीसरा फंक्शन ऑल्फैक्शन है। हमारी नेज़ल कैविटी के अंदर ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं जो कि सूंघने की हिस्स देते हैं, जिसके ज़रिए से एक ऑर्गेनिज़म मुख्तलिफ ऑडोर्स के दरमियान डिफ्रेंशिएट कर सकता है। इसी तरह नेज़ल कैविटी का चौथा फंक्शन है रेजोनेंस, जो कि वॉइस रेजोनेंस में अहम किरदार अदा करती है। इसके साथ साथ नेज़ल कैविटी किसी भी इंसान की टोन और उसकी वॉइस क्वालिटी को भी इन्फ्लुएंस करती है। इसके साथ साथ नेज़ल कैविटी का एक अहम फंक्शन है म्यूकस प्रोडक्शन। म्यूकस बेसिकली एक लेसदार मादा होता है जो हमारी नेज़ल कैविटी की वॉल्स के ऊपर सेक्रेट होता है, जिसका काम हवा के अंदर मौजूद माइक्रोब्स और इसके साथ साथ फॉरेन पार्टिकल्स जो कि नुकसानदेह हो सकते हैं, जैसा कि डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं और पोलन्स हो सकते हैं, उनकी फिल्ट्रेशन में अहम किरदार अदा करता है और इसके साथ साथ हमारे जिस्म में एंटर होने वाली एयर के टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। अब हम बात करते हैं अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक के दूसरे पार्ट फेरिंग्स के बारे में। फेरिंग्स एक मस्कुलर ट्यूब है जो कि कनेक्शन का काम करती है नेज़ल कैविटी और लैरिंक्स के दरमियान। ये फूड और एयर के लिए कॉमन पासेजवे के तौर पर एक्ट करती है। फेरिंग्स को बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसका पहला हिस्सा नेज़ोफेरिंग्स होता है जो कि फ़ौरन नेज़ल कैविटी के बाद स्टार्ट होता है। दूसरे हिस्से को ओरोफेरिंग्स कहा जाता है जो ओरल कैविटी के बाद स्टार्ट होता है, और तीसरे हिस्से को लैरिंगोफेरिंग्स कहा जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, फेरिंग्स जो है वो एक कॉमन पासेजवे के तौर पर एक्ट करती है हवा और फूड दोनों के लिए। तो लैरिंगोफेरिंग्स का काम हवा और फूड के पासेजवे को सेपरेट करना होता है। इसके अलावा फेरिंग्स जो है वो हमारी फूड की स्वेलविंग, स्पीकिंग
और फूड की एयरवे में एंट्री से प्रिवेंट करने में अहम किरदार अदा करती है। तो आइए स्टूडेंट्स, हम अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक को इस डायग्राम की मदद से देखते हैं। हमने पढ़ा था कि अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक नेज़ल कैविटी और दूसरा फेरिंक्स होता है। हवा एटमॉस्फेयर से नेज़ल कैविटी के अंदर इंटर होती है और नेज़ल कैविटी से ये हवा फ़िल्टर होने के बाद और मुख्तलिफ़ मराहल से गुज़रने के बाद फेरिंक्स में आ जाती है। इसके बाद लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक स्टार्ट होता है, जिसकी डिटेल हम आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक की। लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर जो पार्ट्स आते हैं उसमें लेरिंक्स, जिसको वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है, उसके बाद ट्रैकिया, जिसे विंड पाइप भी बोला जाता है, उसके बाद ब्रोंकियल ट्री, जिसके अंदर ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स को स्टडी करेंगे, और उसके बाद लास्ट में आते हैं एल्वियोलाई। अब हम एक डायग्राम की मदद से लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक को समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि इस डायग्राम में देखा जा सकता है कि लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक का सबसे पहला हिस्सा लैरिंक्स है। लैरिंक्स के बाद ट्रैकिया स्टार्ट होता है, लेकिन ट्रैकिया लंग्स में एंटर होने से पहले दो नालियों में डिवाइड हो जाता है, जिन्हें हम ब्रोंकाई का नाम देते हैं। ब्रोंकाई लंग्स के अंदर एंटर होने के बाद फाइन ट्यूब्स के अंदर डिवाइड हो जाती है, जिन्हें हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। और ब्रोंक्यूल्स जो हैं वो एयर स्पेसेस, एयर सैक के अंदर खुलती हैं, जिन्हें हम एल्वियोलाई कहते हैं। और एल्वियोलाई ही लंग्स के अंदर वो हिस्सा है जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है। अब हम इन तमाम पार्ट्स की डिटेल वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लैरिंक्स की। लैरिंक्स को कॉमनली वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है, जो कि हमारे गले के रीजन में मौजूद होता है, क्योंकि इसका अहम काम आवाज़ को पैदा करना है। इसके अंदर दो वोकल कॉर्ड्स मौजूद होते हैं। जब हवा वोकल कॉर्ड से टकराती है तो ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं और इसी की मदद से हम बोल पाते हैं। इसी तरह लैरिंक्स प्रोटेक्टिव फंक्शन भी परफॉर्म करती है। ये स्वेलविंग के दौरान फूड और लिक्विड को एयरवे में एंटर होने से रोकती है। इसके साथ साथ लैरिंक्स एयर फ्लो को कंट्रोल करती है और हमारी वॉइस की टोन और पिच को भी रेगुलेट करती है। अब हम बात करते हैं ग्लोटिस की। ग्लोटिस जो है बेसिकली वो ह्यूमन लैरिंक्स का ही हिस्सा है, जो कि वोकल कॉर्ड्स और उसके दरमियान स्पेस पर मुश्तमिल होता है। ये साउंड की प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि जब हवा वोकल कॉर्ड से टकराती है तो वो वाइब्रेट करते हैं और साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा स्वेलविंग जैसी एक्टिविटीज़ के दौरान ये एयरवे को क्लोज करके प्रोटेक्ट भी करते हैं। तो आइए लैरिंक्स और ग्लोटिस को एक डायग्राम की मदद से समझते हैं। इस डायग्राम के अंदर लैरिंक्स और ग्लोटिस को आसानी से देखा जा सकता है। अब हम बात करते हैं ट्रैकिया की। ट्रैकिया को कॉमनली विंड पाइप भी बोला जाता है। ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, जो कि लैरिंक्स से स्टार्ट होता है और ब्रोंकाई तक फैला हुआ है। इसका काम एयर को लैरिंक्स से रिसीव करना है और ब्रोंकाई तक पहुंचाना है। अगर ट्रैकिया के स्ट्रक्चर को देखें तो ट्रैकिया के अंदर रिंग्स बने हुए होते हैं, जो कि कार्टिलेज के बने हुए होते हैं, जिनका मेन फंक्शन ट्रैकिया की शेप को बरकरार रखना है और इसे कोलैप्स होने से बचाना है। ट्रैकिया बेसिकली ईसोफेगस के फ्रंट पे मौजूद होता है और ईसोफेगस वो नाली है जो खाने को और पानी को स्टमक में लेके जाती है। अब हम ट्रैकिया को इसकी डायग्राम की मदद से समझते हैं। इस डायग्राम में देखा जा सकता है कि लास्ट में ईसोफेगस और ट्रैकिया दिखाए गए हैं, जिसमें दिखाया गया है कि जो ईसोफेगस है उसके फ्रंट पे मौजूद है ट्रैकिया, और ट्रैकिया के अंदर सर्कुलर रिंग्स मौजूद हैं जो कि कार्टिलेज के बने हुए हैं और जिनका बेसिक फंक्शन ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाना और इसकी शेप को बरकरार रखना है। अब हम बात करते हैं ब्रोंकाई की। ट्रैकिया लंग्स में एंटर होने से पहले दो सेक्शंस में डिवाइड हो जाता है और दो ब्रांचेस बनाता है, जिन्हें हम ब्रोंकाई का नाम देते हैं। हर ब्रोंकाई एक लंग्स के अंदर मूव कर जाती है। ब्रोंकाई लंग्स के अंदर एंटर होने के बाद रिपीटेड डिवीजन के ज़रिए छोटी छोटी नालियाँ बनाती हैं,
जिसे हम ब्रोंक्यूल्स का नाम देते हैं। और ब्रोंक्यूल्स का मेन फंक्शन पूरे लंग्स के अंदर फैल के पूरे लंग्स को एयर की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर हम ब्रोंकाई के इंटरनल वॉल्स की बात करें तो ब्रोंकाई के इंटरनल वॉल्स के ऊपर म्यूकस मेम्ब्रेन और सिलिएटेड सेल्स मौजूद होते हैं, जिनका बेसिक फंक्शन हवा के अंदर मौजूद फॉरेन पार्टिकल्स को रिमूव करना होता है। इसके अलावा ब्रोंकाई की वॉल के अंदर कुछ स्मूथ मसल्स भी पाए जाते हैं जो कि एयर फ्लो को रेगुलेट करते हैं कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के ज़रिए से। जैसे कि इस डायग्राम में आसानी से देखा जा सकता है कि ट्रैकिया लंग्स में एंटर होने से पहले 2 नालियों में डिवाइड होता है, जिन्हें हम ब्रोंकाई का नाम देते हैं, और हर ब्रोंकाई फिर एक लंग्स में एंटर होती है। और लंग्स के अंदर एंटर होने के बाद ब्रोंकाई फर्दर छोटी छोटी नालियों में डिवाइड हो जाती है, जिन्हें हम ब्रोंक्यूल्स का नाम देते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एल्वियोलर डक्ट की। एल्वियोलर डक्ट बेसिकली इंसानों के अंदर थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसका बेसिक काम ब्रोंक्यूल्स और क्लस्टर ऑफ एयर सैक, जिनको हम एल्वियोलाई नाम देते हैं, उनके दरमियान कनेक्शन का काम करती है। अब हम बात करते हैं एल्वियोलाई की। एल्वियोलाई बेसिकली लंग्स के अंदर छोटे छोटे एयर फिल्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होती है। एल्वियोलाई बेसिकली कैपिलरीज़ के एक नेटवर्क से सराउंडेड होते हैं, जो कि इस चीज़ को फैसिलिटेट करते हैं कि ऑक्सीजन ब्लड के अंदर ऐड हो और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड से रिमूव किया जा सके। इसके अलावा एल्वियोलाई जो हैं वो लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं ताकि गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस ईजीली हो सके। बेसिकली एल्वियोलाई की जो वॉल्स होती हैं वो थिन होती हैं, जिसकी वजह से गैसेस इन एंड आउट डिफ्यूज़ हो सकती हैं। अगर एल्वियोलाई डैमेज हो जाएं तो इसकी वजह से एक डिज़ीज़ जिसे हम एम्फीसीमा कहते हैं हो जाती है, जिसकी वजह से लंग्स अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता। तो आइए एक डायग्राम की मदद से एल्वियोलाई को समझते हैं। इस डायग्राम के अंदर आपको 2 स्ट्रक्चर्स दिखाए गए हैं, एक एल्वियोलर डक्ट और दूसरी एल्वियोलाई हैं। एल्वियोलर डक्ट का काम ब्रोंक्यूल्स को एल्वियोलाई के साथ कनेक्ट करना है, जबकि एल्वियोलाई एयर स्पेस्ड होती हैं, जिसके अंदर एयर फिल होती है, और यही वो एरिया होता है जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है। अब हम बात करते हैं पल्मोनरी आर्टरी की। पल्मोनरी आर्टरी वो आर्टरी है जो हार्ट के राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स की तरफ ऑक्सीजनेशन के लिए लेके जाती है। हार्ट से ओरिजिनेट होने वाली 2 आर्टरीज़ में से एक पल्मोनरी आर्टरी है और दूसरी को अयोर्टा का नाम दिया जाता है। लंग्स में एंटर होने के बाद पल्मोनरी आर्टरी जो है वो बहुत सारी ब्रांचेस में स्प्लिट हो जाती है, और उसके बाद पल्मोनरी कैपिलरीज़ के पास पहुंचने के बाद गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस करती हैं। अब हम बात करते हैं पल्मोनरी वेन की। पल्मोनरी वेन वो वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए जो ब्लड लंग्स के अंदर आता है, उसकी ऑक्सीजनेशन होने के बाद पल्मोनरी वेन के ज़रिए वो ब्लड दोबारा से हार्ट को रिटर्न कर दिया जाता है, और वहाँ से फिर ब्लड पूरी बॉडी में पंप किया जाता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर पल्मोनरी आर्टरी को की कंपोनेंट समझा जाता है, क्योंकि ये ब्लड की ऑक्सीजनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। स्टूडेंट्स, अब अगर हम बात करें सीक्वेंस ऑफ एयर फ्लो की, तो सबसे पहले एटमॉस्फेयर से एयर हमारी नेज़ल कैविटी के अंदर इंटर होती है। नेज़ल कैविटी से फेरेंक्स में आती है, फेरेंक्स से लैरिंक्स में इंटर होती है, लैरिंक्स से ट्रैकिया में आती है, ट्रैकिया से ब्रोंकाई के अंदर एंटर होती है, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स के अंदर एंटर होती है, ब्रोंक्यूल्स से एल्वियोलर डक्ट के अंदर, और एल्वियोलर डक्ट के ज़रिए से एल्वियोलाई में चली जाती है, और वहाँ ब्लड के अंदर एंटर कर दी जाती है ऑक्सीजन, और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल लिया जाता है, जिसको दोबारा एक्सहेलेशन के ज़रिए से एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर दिया जाता है।